हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि होगा हमारे इंडियन पॉलिटी के ऊपर। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हैं जो इस साल एसएससी सीजीएल टायर 2 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो वो रेजोल्यूशंस कहां से उत्पत्ति होगी, उसकी रेजोल्यूशन की कहां से उत्पत्ति होगी। लिख दिया राज्यसभा ओनली, लोकसभा ओनली, आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन एग्रीमेंट विथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। तो ये होगा सिर्फ राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो ये हमेशा राज्यसभा से ही उत्पत्ति होगी। इसका जो रेजोल्यूशन है वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का, उसकी उत्पत्ति हमेशा राज्यसभा से ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। ये क्वेश्चन है जो हमेशा आता है आपकी एसएससी सीजीएल में। तो ये हो जाएगा द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है टू इंक्रीज द नंबर और टू डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास पहले थे 22 पार्ट्स। जब शुरुआत था मतलब इन 1950 में तब थे 22 पार्ट, लेकिन अब है 25 पार्ट। अब एट प्रेजेंट, ये है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो क्योंकि अभी बोला गया नहीं है कि कब कब बारे में पूछा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 25। अगर बोल दिया होता कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट या एट 1950, तो मेरा आंसर 22 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। राइट टू फ्रीडम, देखिए राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये आता है आर्टिकल नंबर 19 से 21 तक। ये तीनों के तीनों आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के ऊपर आते हैं। इसमें से 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये 19(1), ये 20, आर्टिकल 21 तीनों हो जाएगा मेरा राइट टू फ्रीडम। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आप प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, जहां पर 3 वर्ड मेरे इंक्लूड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड इंक्लूड कर दिए गए थे कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को प्रीएम्बल में। ठीक है, तब से आप प्रीएम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, was the first attorney general of India। देखिए द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज एमसी सेतलवाद। एमसी सेतलवाद ये थे हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which one of the following is not in the list of fundamental rights of India। पहले फंडामेंटल लिस्ट में वो थे लेकिन अब वो नहीं है। वो क्या है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल एक राइट था, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो एक लीगल राइट बन गया है। और कहाँ ये आर्टिकल है 300A में, 300A में ये एक लीगल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय। देखिए रिट्स जो इशू करता है, कौन कौन इशू करता है, एक करता है सुप्रीम कोर्ट, एक करता है हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और इशू करता है आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 226 में। ये मेरा आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। लोअर कोर्ट इशू नहीं करता, लोअर कोर्ट इशू नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 years और 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। वन थर्ड ऑफ द मेंबर रिटायर्स मतलब चला जाता है आफ्टर एवरी 2 years, आफ्टर एवरी 2 years, एवरी 2 years। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बीइंग वेस्टेड द रेसिड्यूरी पावर इन द यूनियन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोड दी। सिंपल बोलना चाहता है कि रेसिड्यूरी पावर हमने कहां से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वो लिया गया है द कैनेडियन सिस्टम से। और क्या लिया गया है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट।
क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, ये दो, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट और एक रेसिडुअरी पावर्स, ठीक है, ये दोनों चीज हमने कैनेडियन सिस्टम से हमने बोरो किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? तो इनमें से फेडरलिज्म प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सारे प्रियम्बल का पार्ट है, फेडरलिज्म प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रियम्बल एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो बॉडी मतलब जो भी कमिटी होगा या कुछ भी होगा वो उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 है, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका भी है 316 में क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द यूपीएससी, द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ये सर 316 में है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इनका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, संविधान में दिया गया है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इसका प्रावधान नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following amendment act makes the right to education the fundamental right to all the children under the age of 6 to 14 years by inserting article 21A to the constitution? देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट एक तो ये फंडामेंटल राइट भी है और एक ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंडर भी आता है। तो ये आएगा 86 अमेंडमेंट एक्ट में। 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या करता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन अंडर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 इज एन फंडामेंटल राइट, और ये आया था 86 अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या है? 21A। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कभी कभार ये पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which part of the Indian Constitution have the directive principle of state policy incorporated? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेट कौन से में है? ठीक है, तो देखिए ये है सिटीजन का, पहले यूनियन एंड टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी, फिर क्या है? सिटीजन, फिर है फंडामेंटल राइट्स, फिर है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये है सिटीजनशिप, ये है मेरा आंसर डीपीएसपी। डीपीएसपी है मेरा आंसर, पार्ट 4 है मेरा डीपीएसपी। पार्ट 4A है मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए डीपीएसपी। और ये डीपीएसपी किससे बोरो किया गया है? ये बोरो किया गया है आयरलैंड से ये बोरो किया है। और आयरलैंड किससे बोरो किया है? वो स्पेन से बोरो किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, with regard to the cabinet committees consider the following statements. They are set up by the president according to the exigencies of the time and requirements of the situation. Government of India transaction of business rules 1961 provide for the establishment prime minister is the head of the all cabinet committees. अच्छा, जब कभी भी कैबिनेट कमिटीज में हो तो दे आर सेटअप बाय द प्रेसिडेंट कभी नहीं होता, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर होता है। ये होता है प्राइम मिनिस्टर, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो प्रेसिडेंट सेटअप नहीं करता, ठीक। अब देखिए एक देखिए इसमें है, चूज द करेक्ट आंसर। एक इसमें है तो ये तो रॉन्ग हो गया, एक इसमें है ये तो रॉन्ग हो गया, ऑल दिया अब ये होगा नहीं, तो 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐसे ही आपको मतलब जो ऑप्शंस वाइज हमको सॉल्व करना होता, अगर क्योंकि मुझे ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो ये मेरा बहुत हेल्प हो गया। और 1 और 2 देखिए सब में कॉमन है, तो वो सारे ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 16, on the dissolution of Lok Sabha cases when a bill does not lapse include a bill passed by both the houses but pending assent to the president, ठीक है। अगर बिल देखिए अगर बिल राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह पर पास हो गया, लेकिन अभी प्रेसिडेंट उसका असेंट नहीं किया गया भाई, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बिल लैप्स नहीं होगा, ये बिल लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स, ये बिल लैप्स नहीं होगा। A bill originated in the Rajya Sabha and returned to that house by the Lok Sabha with amendments and still pending in the Rajya Sabha. देखिए अगर वो बिल पहले राज्यसभा में वो पास हो चुका, उसको वो लोकसभा में भेजा, लेकिन लोकसभा क्या किया? वो देखा कि नहीं इस बिल में और भी ज्यादा
कंस्ट्रक्शनल पार्ट बाकी है या और भी और ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो क्या किया लोकसभा, उसको बिल को वापस भेज दिया राज्यसभा में। अभी वो राज्यसभा उसको कंसिडर करके अभी वो रखा है, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं किया गया, तो इसको इस केस में वो लैप्स हो जाएगा। वो क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है। अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, वो तो ओरिजिनेट हो चुका लोकसभा में, ठीक है, और पास भी हो चुका, लेकिन वो जब राज्यसभा में गया वो पास नहीं किया, वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ। ऐसे केसेस में ये बिल भी लैप्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस में ये बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन द लोकसभा, इट मे बी द केसेस वह राज्यसभा में वो ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, उसको वो पास अभी तक नहीं किया। अगर वो पास करे, क्या पता राज्य लोकसभा में भी वो पास हो जाए। ठीक है, तो इस केसेस में ये बिल अभी तक लैप्स नहीं हुआ। इट डज नॉट लैप्स, इट डज नॉट लैप्स। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो 1 एंड 4 ओनली, मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, with regard to private members bill consider the following statement, it introduction in the house requires 2 months notice। नहीं, ये गलत है, 2 months notice नहीं होगा, ये 1 month notice होगा। ये क्या होगा, ये 1 month notice होगा। कैसे, अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल है, पहले तो प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है, अगर आप मिनिस्टर हो या ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आप बिल डाल सकते हैं पार्लियामेंट में, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। वो कोई भी डाल सकता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, पहला बात। और हाँ, दे कैन ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बट नॉट मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो अगर आप प्राइवेट मेंबर्स बिल हो और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप डालते हैं वो बिल, तो वो आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जब भी डालेंगे उसके ऊपर चर्चा होगा तो एक लॉ बन सकता है। तो यस, दे कैन ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स बट नॉट मनी बिल। बिल्कुल वो लोग मनी बिल नहीं कर सकते। मनी बिल कौन कर सकता है, सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही मनी बिल कर सकता है। उसको स्पीकर अप्रूव करेगा और प्रेसिडेंट से उसको प्रायर नोटिस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब 2 हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 ओनली, ये होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी कैन पास अ रेजोल्यूशन। State legislative assembly through a simple majority can pass a resolution requesting parliament for creation or abolition of legislative councils। नहीं, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा, ये गलत है, ये स्पेशल मेजॉरिटी होगा, स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी ना होकर स्पेशल मेजॉरिटी होगा। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। यस, दिस आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है, आर्टिकल 368। ये बिल्कुल सही है, तो 2 ओनली, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कमिटी ऑन प्रिविलेज कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 10 मेंबर्स इन राज्यसभा। The chairman of the committee are nominated by the speaker in Lok Sabha and chairman in Rajya Sabha. Committee on privilege consists of 15 members in Lok Sabha and 10 members in Rajya Sabha. ठीक है, the members of this committee are nominated by the speaker in Lok Sabha and chairman in Rajya Sabha. ठीक है, ये क्या है, यह है लोक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कमिटी क्या होगा, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो कमिटी बनाया जाएगा, जो 15 मेंबर्स इन लोकसभा, 10 मेंबर्स इन राज्यसभा के लिए, एंड द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा। ये हो जाएगा मेरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ही ये डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 187, आपको अगर याद होगा आर्टिकल 153 के ऊपर से स्टेट आ रहा है, तो 187 क्या आएगा, स्टेट के अंदर ही आएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक आर्टिकल है जो सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को डील करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू दैश पार्ट्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। देखिए, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट बोला है, तो ये हो जाएगा मेरा 22 पार्ट्स। अगर अभी बोलता तो अभी था मेरा कितना, 25 पार्ट। ठीक है, अभी था 25 पार्ट्स, लेकिन जब शुरुआत हुआ था तब मेरा था 22 पार्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज ऑलवेज प्रधान।
प्रधान होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। आपने शायद वो सीरीज देखा होगा, पंचायत एक सीरीज आ रहा है, देखिए वहां पर सचिव जी और प्रधान जी, तो वो है मेरे प्रधान, ठीक है, जो इलेक्टेड हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव फीमेल चीफ मिनिस्टर्स करेंटली? ये करेंटली है 12 चीफ मिनिस्टर्स, फीमेल चीफ मिनिस्टर्स। करेंटली इंडियन स्टेट्स हैव 12 फीमेल चीफ मिनिस्टर्स करेंटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व द लॉन्गेस्ट ऑफिस? अगर बोलते हैं सर्व द लॉन्गेस्ट ऑफिस तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन प्रेसिडेंट हु सर्व्ड लॉन्गेस्ट, ठीक है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दैट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू पंचायत राज। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू पंचायत राज, ठीक है, एक्ट 1993, ठीक है, पंचायत राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी? या कंपलसरी फॉर ऑल हाउसेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। क्यों? ये क्वेश्चंस आपको आपको पॉलिटी में भी सब देखने मिल जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको एनवायरमेंटल साइंस में भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि ये एक नेचर को सेव करने वाला, नेचर को क्या कंजर्व करने वाला क्वेश्चन है। तो ये हर टॉपिक में आपको देखने मिल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article in the Constitution of India empowers the President of India to promulgate ordinance when the Parliament is in recess? Promulgate ordinance ये होता है मेरा आर्टिकल नंबर 123। promulgate ordinance होता है मेरा आर्टिकल 123। ये प्रेसिडेंट का पावर है, जब पार्लियामेंट छुट्टी पे जाएगा या तो हॉलीडे पे रहेगा तो प्रेसिडेंट के पास ये एक पावर होता है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, who generally presents a finance budget in Indian Parliament? इंडियन पार्लियामेंट में फाइनेंस बजट को कौन पेश करता है? वो होता है मेरा फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा तब प्रेजेंट में वो मेरा फाइनेंस बजट को प्रेजेंट कर दिया, मतलब प्रेजेंट करेगा इन पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following scheme is launched to make cities free from slums? To make cities free from slums, तो वो होता है मेरा राजीव गांधी आवास योजना। राजीव गांधी आवास योजना ये एक स्कीम है, इट इज लॉन्च टू मेक सिटीज फ्री फ्रॉम स्लम्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, SCs and STs will account for a minimum of 50% of financial assistance. Minorities will comprise of 15%। कितना? 15%, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1-2 बार पेपर में जरूर देखने मिल सकता है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जनरली थोड़े हार्ड शिफ्ट में आपको देखने मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, ये था हमारे लास्ट के 30 प्रश्न जो इस साल इंडियन पॉलिटी के ऊपर हमने बनाया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं SSC के उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ जाए और आपके सामने जो एग्जाम्स है उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।